हेलो। संडे शाम 7 बजे, हर संडे की तरह हम लोग इस संडे भी शाम को 7 बजे आ गए हैं। आई होप सो आप सब बहुत ही अच्छे हो गए। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं आप सबका दोस्त, आप सबका बड़ा भाई, आप सबका मेंटर सुमित सर कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा पे लेकर के आ गया हूं लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 11 के सेकेंड पार्ट में हमने फार्माकोग्नोस्टी फोर्थ सेमेस्टर का सेकेंड पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, टैनिन्स क्या होते हैं, रेजिन्स क्या होते हैं। और जब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बच्चों, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपसे कि आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 5 बेसिकली आपका लेक्चर नंबर 12, 13, 14 और 15 में आएगा। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि यू शुड हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हो, नथिंग मैटर अगेन। ठीक, सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके, आ जाओ। ठीक, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन ले लूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर एवरी फार्मा प्रॉब्लम। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, माई सेल्फ लेक्चरर एंड पॉडकास्टर सुमित प्रताप सिंह। इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा के नाम से। मेल आईडी है concept of pharma 21@gmail.com। कभी भी आपको ये चीज लगती है अगर कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, प्लीज मेरे को मेल करो और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं, सो आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 इयर्स। साथ ही साथ मैंने 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रखा है। ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों, आप लोग अपने रजिस्टर्स, पेन, पेपर, कॉपीज निकाल लो, क्योंकि अब आने वाली क्लास में आने वाला है बहुत सारा मजा। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में। और जो प्लांट प्रोडक्ट्स है उसका जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो टॉपिक होगा फाइबर्स। क्या होगा? फाइबर्स। सो समय वेस्ट नहीं करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। डन, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो हेडिंग डालेंगे प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ओके, आ जाओ। दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट। ठीक, ठीक, डन। हेडिंग डालेंगे प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक, अब प्लांट प्रोडक्ट्स में भी हम लोग जो पहला टॉपिक आज कवर करेंगे बच्चों, फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स, फाइबर्स क्या होते हैं बच्चों? फाइबर्स जो होते हैं ये इलांगेटेड होते हैं और थिक वॉल होती है इनकी। ठीक है, फाइबर्स आर इलांगेटेड fibers are elongated, having thick walled, having thick walled। ठीक है, मतलब इनकी जो वॉल्स होती हैं बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा थिक होती हैं, बहुत ही ज्यादा चौड़ी होती हैं और ये इलांगेटेड होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फाइबर्स जो होते हैं इलांगेटेड होते हैं। इनकी जो सेल वॉल में बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। सेल वॉल इज primarily made up of सेल्यूलोज। किससे बनी होती है बच्चों? सेल्यूलोज से बनी होती है। किस चीज से बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल वॉल इज प्राइमरली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, जिसको हम लोग नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स दोनों से ऑब्टेन कर सकते हैं। obtained from natural and artificial source, natural and artificial source। समझ गए बच्चों? इसको हम लोग नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स दोनों से ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं बच्चों? इसको हम लोग नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स
दोनों से ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, नेचुरल फाइबर कहां कहां से ऑब्टेन होते हैं हमको, है ना, हेडिंग डालेंगे, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। नेचुरल फाइबर्स आर obtained from natural fibers are obtained from plant, animal, एंड मिनरल से। ठीक, मिनरल से, प्लांट से, एनिमल से हम लोग क्या चीज ऑब्टेन कर सकते हैं, अपना नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या ऑब्टेन कर सकते हैं बच्चों, हम जो है अपने नेचुरल फाइबर को प्लांट से, मिनरल से और एनिमल से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे और समझेंगे कि आर्टिफिशियल फाइबर्स को हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स को हम लोग, या आर्टिफिशियल सोर्स क्या हो सकता है हमारा। ठीक है, ठीक है, ये जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं ना बच्चा, ये जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ये जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ, क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। दे आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मॉलिक्यूल। नेचुरल फाइबर्स आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मॉलिक्यूल के क्या होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं। और जबकि हम लोग बात कर रहे, जो हमारा आर्टिफिशियल सोर्स है वो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल के से प्रिपेयर होता है। वेयर एज नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे, वेयर एज आर्टिफिशियल फाइबर्स are prepared from, artificial fibers are prepared from, whereas artificial fibers are prepared from long chain polymeric units. Long chain polymeric units, long chain polymeric unit। ठीक है, ये जो होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमेरिक यूनिट से बने हुए होते हैं। सबसे पहले मेरी बात समझो, जो भी प्लांट प्रोडक्ट में जैसे कि हमारा फाइबर है तो वो एलोंगेटेड होता है, एलोंगेटेड होने के साथ साथ थिक वॉल होता है, इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। ये हमें नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स दोनों से मिल सकता है। नेचुरल फाइबर जो हमारे होते हैं उनको हम लोग प्लांट से, मिनरल से और एनिमल्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, नेचुरल सोर्स की और बात करें तो ये लॉन्ग चेन होती है किनकी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मॉलिक्यूल की। जबकि अगर हम लोग आर्टिफिशियल सोर्सेस की बात करें, आर्टिफिशियल फाइबर्स की बात करें बच्चों, तो उनको प्रिपेयर किया जाता है बाय लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमेरिक यूनिट्स या पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमेरिक यूनिट और पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो आप। समझ में आ रहा है बच्चों बात को कि नहीं समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे सेवरल फाइबर सोर्सेज और उनके एग्जांपल्स। ठीक है, तो इधर आ जाओ, यहां पर हम लोग एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग फाइबर सोर्स के बारे में लिखेंगे, फाइबर सोर्स के बारे में लिखेंगे और एग्जाम्पल के बारे में भी लिखेंगे। ठीक, आगे आ जाओ, आगे चलो, चलते चलो मेरे साथ। ठीक, यहां पर प्लांट सोर्स लिखा, फिर एनिमल सोर्स लिखा,
फिर एनिमल सोर्स लिखा, ठीक, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, साथ ही साथ और कौन सा है, साथ ही साथ है सिंथेटिक फाइबर या मिनरल फाइबर, है ना। सोर्स कह लो या फाइबर कह लो, फाइबर सोर्स हमने कहा था तो इसको आप लोग फाइबर ही कर लो, ठीक है। प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, ठीक, साथ ही साथ सिंथेटिक फाइबर, साथ ही साथ सिंथेटिक फाइबर और मिनरल फाइबर, क्या, मिनरल फाइबर। समझ गए बच्चों बात को, समझ गए, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और मिनरल फाइबर। अब एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्लांट फाइबर के एग्जांपल्स क्या क्या आ जाते हैं, जूट, कॉटन या बनाना, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, कलर हम लोग चेंज कर लेंगे क्योंकि सेम सेम कलर रहेगा, जूट, कॉटन या फिर हम कहें बनाना, बनाना, ठीक। ये आपके प्लांट सोर्स हो जाते हैं जहां से आपको फाइबर ऑब्टेन होता है, ठीक। एनिमल की बात कर ले तो एनिमल में क्या आता है, सिल्क की बात कर लेते हैं या वूल की बात कर लेते हैं। एनिमल में हम लोग सिल्क की बात कर लेते हैं या वूल की बात कर लेते हैं। ऊन के नाम सुना है, शीप से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे तो सिंथेटिक फाइबर में काफी सारे पॉलीमर्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका होता है नायलॉन होता है, टेरिलीन होता है। तो इसको हम लोग यहां पर लिख लेंगे कि यहां पर हमारा नायलॉन होता है या फिर टेरिलीन भी होता है, नायलॉन एंड टेरिलीन भी होता है। आगे चलेंगे, मिनरल फाइबर्स की बात करते हैं तो मिनरल फाइबर में क्या क्या आता है हमारा, ग्लास या फिर एस्बेस्टोस, ग्लास या फिर एस्बेस्टोस। अब आपके लिए होमवर्क ये है बच्चों कि आप जो है जा करके गूगल करेंगे और पढ़ेंगे कि एस्बेस्टोस क्या होता है। क्या करेंगे आप लोग जाएंगे और आप लोग पढ़ेंगे कि एस्बेस्टोस क्या होता है। समझ गए बच्चों मेरी बात को, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख दो, लाइव चैट में लिख दो, क्योंकि प्रीमियर चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सॉल्यूशंस को उठाऊंगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें होती हैं कि फाइबर सोर्स क्या है हमारा, उसका एग्जाम्पल क्या है। प्लांट फाइबर की बात कर लेते हैं तो जूट होता है, कॉटन होता है, बनाना होता है। एनिमल फाइबर में सिल्क और वूल में होता है। नायलॉन की बात कर ले तो सिंथेटिक फाइबर की बात कर ले तो नायलॉन और टेरिलीन होता है। मिनरल फाइबर की बात कर ले तो ग्लास और एस्बेस्टोस होता है। अब बच्चों मैंने फाइबर के बारे में तो जान लिया, बट फाइबर का कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तो होगा, पता कैसे लगाएंगे कि ये फाइबर है कि नहीं है। तो कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी होते हैं जो कि इस चीज को कंफर्म करते हैं कि जो दिया हुआ कंपाउंड है हमारा वो एक फाइबर ही है। क्या है, वो एक फाइबर भी है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। क्या करोगे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। हेडिंग डालो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फाइबर। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फाइबर, ठीक। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फाइबर की बात कर लेते हैं, हम टेबल बना लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, टेबल बना लेंगे, ठीक। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में हम लोग क्या क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में सबसे पहले आता है मॉलिस टेस्ट, पहले आता है मॉलिस टेस्ट, मिलॉन्स टेस्ट, मिलॉन्स टेस्ट, ठीक। फिर आता है आपका क्लोर आयोडाइड टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्लोर आयोडाइड टेस्ट, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, क्लोर आयोडाइड टेस्ट, क्लोर आयोडाइड टेस्ट, ठीक। ये 3 टेस्ट होते हैं। अब इन टेस्ट के बारे में जान लेते हैं कि मॉलिस टेस्ट कैसे है, मॉलिस टेस्ट में क्या होता है, मिलॉन टेस्ट में क्या होता है और क्लोर आयोडाइड टेस्ट में क्या होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम सैंपल को मॉलिस रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है, सैंपल प्लस
मॉलिश रिएजेंट, मॉलिश रिएजेंट से जब रिएक्ट कराएंगे तो ये हमें क्या देगा, ये हमें वॉयलेट कलर देगा। क्या, कौन सा कलर देगा बच्चों, वॉयलेट कलर देगा। ठीक है, वॉयलेट कलर देगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ फाइबर इज कंफर्म, फाइबर इज कंफर्म, ये इस चीज को शो करेगा। अगर जो है आपका सैंपल आपने मॉलिश रिएजेंट से रिएक्ट कराया और मॉलिश रिएजेंट से रिएक्ट कराने के बाद उसने अपना कलर चेंज कर दिया और कलर चेंज करने के बाद वो वॉयलेट कलर का हो गया, तो उसे आप क्या कहेंगे, उससे जो है इस चीज का एश्योरेंस मिल जाएगा कि आपका जो है क्या है, आपका जो है फाइबर कंफर्म्ड है। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, फिर हम लोग मॉलिश मिलॉस टेस्ट की बात करते हैं और क्लोर आयोडाइड टेस्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मिलॉस टेस्ट की बात करेंगे और क्लोर आयोडाइड टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, चलते रहो, इसको लिख लो बच्चों, 2 मिनट रुको, मेरे को 2 मिनट का टाइम दो और इसको आप लोग लिख लो पहले। ओके, ठीक है, अब मिलान टेस्ट की बात करते हैं या मिलॉन्स टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, इट डू नॉट प्रोड्यूसेस, इट डू नॉट प्रोड्यूसेस, डू नॉट प्रोड्यूसेस रेड कलर, रेड कलर when treated with, when treated with, when treated with, when treated with कौन सा रिएजेंट, मिलॉन्स रिएजेंट। मिलॉन्स रिएजेंट पे जब हम लोग सैंपल को रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, when treated with या when boiled with, ठीक है, इसको ऐसे कर लो, boiled, boiled with या treated with मिलॉन्स रिएजेंट, मिलॉन्स रिएजेंट, ठीक है, वहां पर मिलॉन्स टेस्ट आपका कंफर्म हो जाएगा। क्या कंफर्म हो जाएगा बच्चों, मिलॉन्स टेस्ट आपका कंफर्म हो जाएगा। डन। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट आपका आता है क्लोर आयोडाइड टेस्ट। ठीक है, ठीक है, क्या होता है क्लोर आयोडाइड टेस्ट। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम अपने फाइबर को क्लोर जिंक ऑक्साइड से, क्लोर जिंक आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या देगा, हमें ब्लू कलर देगा। ठीक है, क्या देगा, वो हमें ब्लू कलर देगा। समझ रहे हो बच्चों कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो बच्चों बातों को नहीं समझ रहे हो। when sample is treated with chlor zinc iodide, chlor zinc iodide, it gives blue color, it gives blue color। क्या है, वो हमें ब्लू कलर देता है, वो हमें ब्लू कलर देता है। समझ गए बच्चों बात को, नहीं समझ गए, कि जब भी हम जो है अपने सैंपल को किससे रिएक्ट कराएंगे, क्लोर जिंक आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ब्लू कलर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब हम लोग कुछ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं फाइबर्स में। हेडिंग डालेंगे कॉटन, हेडिंग डालेंगे कॉटन। हेडिंग डालेंगे कॉटन, कॉटन। ठीक, कॉटन की बात कर लेते हैं तो कॉटन का सिनोनिम क्या होता है, कॉटन का सिनोनिम क्या होता है बच्चों, कॉटन का सिनोनिम होता है एब्जॉर्बेंट कॉटन। क्या होता है, एब्जॉर्बेंट कॉटन होता है। ठीक है, या हम लोग इसको कपास बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, एब्जॉर्बेंट कॉटन,
एब्जॉर्बेंट कॉटन होता है, एब्जॉर्बेंट कॉटन होता है। इसको हम लोग कप्पा भी बोलते हैं, इसको हम लोग कप्पा भी बोलते हैं। कई बच्चों का क्वेश्चन आएगा सर सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम का मतलब बच्चा यही होता है कि और भी क्या क्या चीजें किस किस नाम से हम कॉटन को बुला सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, ठीक है, तो किससे मिलता है हमको? एपिडर्मल ट्राइकोम हेयर ऑफ गॉसिपियम हर्बेरियम, ठीक है। ठीक है, आगे चलेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है बच्चों? अगर हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं, अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं, सो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है वो होता है आपका, क्या होता है? बायोलॉजिकल सोर्स आपका होता है ट्राइकोम हेयर ऑफ ट्राइकोम हेयर ऑफ ट्राइकोम ट्राइकोम हेयर ऑफ गॉसिपियम 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 क्या? गॉसिपियम आपका होता है हर्बेरिकम, ठीक है, या हिरसुटम कह सकते हैं उसको, हर्बेरियम या हर्बेरिकम भी कह सकते हो, ठीक है। हर्बेरिकम, गॉसिपियम हर्बेरिकम भी होता है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? गॉसिपियम हर्बेरिकम भी होता है, ठीक है। यह गॉसिपियम बार्बाडेंस, या फिर हम लोग एक और होता है गॉसिपियम बार्बाडेंस। दोनों अलग अलग प्लांट हैं, गॉसिपियम बार्बाडेंस, ठीक है। गॉसिपियम बार्बाडेंस या गॉसिपियम हर्बेरिकम भी होता है। इसका क्या नाम होता है? इसका गॉसिपियम हर्बेरिकम या गॉसिपियम बार्बाडेंस भी बोलते हैं। समझ गए बच्चों बात को? फैमिली की बात करें तो फैमिली कौन सी होती है? मैल्वेशी फैमिली होती है। कौन सी फैमिली होती है बच्चों? फैमिली होती है हमारी मैल्वेशी फैमिली होती है। कौन सी फैमिली होती है बच्चा? मैल्वेशी फैमिली होती है, मैल्वेशी फैमिली होती है। मैल्वेशी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फैमिली होती है जिसमें आप लोगों का कॉटन बिलोंग करता है। जियोलॉजिकल सोर्स कहां कहां पाया जाता है? ठीक है, जियोलॉजिकल सोर्स की बात करें या ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें, जियोलॉजिकल सोर्स की अगर हम लोग बात करें तो जियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है आपका? यूएसए, इजिप्ट, इंडिया, अफ्रीका। यूएसए, इजिप्ट, इंडिया या फिर अफ्रीका, ये होता है आपका जियोलॉजिकल सोर्स या जियोग्राफिकल सोर्स। यहां पर बेसिकली फाइंड आउट किया जाता है या पता लगाया जाता है, ये यहां पर प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है, तो व्हाइट कलर का होता है, ओडरलेस होता है और टेस्टलेस होता है, ठीक है। किसकी बात करेंगे? अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बच्चा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है? ये कलरलेस होता है, ठीक है, ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है और टेस्टलेस भी होता है। मतलब ना ही इसका कोई मतलब सॉरी कलरलेस नहीं होता, ये व्हाइट होता है एक्चुअली में, सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये व्हाइट कलर का होता है। कॉटन व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर की तो होती है बच्चों, है ना। ओडरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। क्या होता है? ओडरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। समझ गए बच्चों बात को? तो ये सारी इसकी क्या आती है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। लेंथ की बात करें तो 2.2 से 4.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है, 2.2 टू 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग,
2.2 टू 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है या लॉन्ग होती है। ठीक है, आगे चलो, यूजेस की बात करें तो ये कैसे यूज होता है। अगर इसके यूजेस की बात कर लें, जगह तो बची नहीं बच्चों, अब क्या करें, साइड में ब्रैकेट बना करके लिख लो, साइड में ब्रैकेट बना करके लिख लो। ठीक, यूजेस की बात करते हैं तो यूजेस क्या होते हैं बच्चों, यूजेस की बात करते हैं। ठीक, तो आगे चलो, येलो कलर दिखाई दे रहा है आपको, येलो कलर आई डोंट थिंक सो दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग डार्क कलर में चेंज कर देते हैं। रेड हो गया, ब्लू। ठीक है, आ जाओ, यूजेस की बात करते हैं तो सर्जिकल ड्रेसिंग में इसका यूज होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग में इसका यूज होता है, किसमें यूज होता है, और आपको इसको ब्लड एब्जॉर्ब कराने में यूज होता है। ठीक है, यूज टू एब्जॉर्ब ब्लड या स्टॉप ब्लीडिंग, यूज टू एब्जॉर्ब ब्लड। ठीक, और किस किस चीज में कॉटन का यूज किया जाता है, कॉटन का यूज और किया जाता है एज अ फिल्टरिंग मीडियम। ठीक है, इट इज ऑल्सो employed as filtering medium, समझ गए, एज अ फिल्टरिंग मीडियम की तरीके से भी यूज किया जाता है। सिनोनिम की बात करते हैं बच्चों, तो सिनोनिम क्या होता है आपका, एब्जॉर्बेंट कॉटन या कपा बोलेंगे। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स होता है आपका किसके, ट्राइकॉम हेयर, क्या, गॉसिपियम बारबेडेंस और गॉसिपियम हर्बेरिकम के। अगर हम लोग फैमिली की बात करते हैं बच्चों, तो फैमिली होती है मैल्वेशी, मैल्वेशी फैमिली के बाद माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये व्हाइट कलर का होता है, टेस्टलेस होता है, ओडरलेस होता है। लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी 2.2 से 4.5 सेंटीमीटर की होती है। ज्योग्राफिकल सोर्स की अगर हम बात करते हैं कि कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये पाए जाते हैं, ये इनके प्लांट प्रेजेंट होते हैं प्राइमरली इजिप्ट में, अफ्रीका में, इंडिया में और यूएसए वाले रीजन में होते हैं। डन, यूजेस की बात करते हैं तो इसको हम लोग सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज करते हैं, यूज टू एब्जॉर्ब ब्लड की बात करते हैं, और एज अ फिल्टरिंग मीडियम भी बात करते हैं कि एज अ फिल्टरिंग मीडियम भी इसका यूज किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे और क्या देखेंगे, अगली हेडिंग है हमारी जूट, अगली हेडिंग है हमारी जूट की। ठीक है, जूट के बारे में, नाम ही गलत लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जूट, जूट हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। इसके हम लोग सिनोनिम देखेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे, ज्योग्राफिकल सोर्स देखेंगे, कहां कहां पर प्रेजेंट होता है, ज्योग्राफिकल सोर्स देखेंगे। ठीक, आ जाओ, क्या क्या देखेंगे, सिनोनिम देखेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे और ज्योग्राफिकल सोर्स देखेंगे। ठीक, तो जूट का सिनोनिम क्या होता है, इसको हम लोग गनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गनी भी बोलते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ मैं, हाँ हाँ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अभी क्लास में हूं, है ना, 7:30, 7:30 तक। ठीक है, 7:30 या 8:30 बजे निकलूंगा। रनिंग करना और क्या, हाँ 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 ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके ठीक। हाँ बच्चों, तो आगे बात करते हैं, तो सिनोनिम की बात कर लेते हैं। तो सिनोनिम क्या होता है बच्चा, सिनोनिम को हम लोग, इसको जूट को हम लोग गनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गनी भी बोला जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है कि कहां से इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो कोकोरस कैप्सुलारिस या ओलिटोरिस से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहां से, काउकोरस, काउकोरस ओलिटोरिस से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, या कैप्सुलारिस से। ठीक है, कोकोरस ओलिटोरिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं।
ऑलिटोरियस कॉर्कोरस, ऑलिटोरियस या कॉर्कोरस कैप्सुलारिस से, कॉर्कोरस कॉर्कोरस कैप्सुलारिस से इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? कॉर्कोरस ऑलिटोरियस या कॉर्कोरस कैप्सुलारिस से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें तो बच्चों इंडिया में इसका जो प्राइमरी सोर्स होता है वो असम और वेस्ट बंगाल में मिलता है, असम और पश्चिम बंगाल में मिलता है। असम और वेस्ट बंगाल में बच्चों जूट पाया जाता है। ठीक है, जूट की आप लोगों ने बेलियां देखी होगी, जूट की बेलियां देखी जिसमें गेहूं लद करके आता है, जिसमें अनाज लद करके आता है, तो वही वाले जूट की बात यहाँ पे कर रहा है। सिनोनिम की बात कर ले, सिनोनिम गमी होता है, बायोलॉजिकल सोर्स अपना कॉर्कोरस ऑलिटोरियस होता है, ठीक है, या कॉर्कोरस कैप्सुलारिस होता है। ज्योग्राफिकल सोर्स आपका असम या वेस्ट बंगाल होता है। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर की बात करें तो ब्राउन कलर का होता है, ओडरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की बात की जाए तो क्या होता है? ये होता है आपका कलर की बात करेंगे, ऑर्डर की बात करेंगे, टेस्ट की बात करेंगे। ठीक, कलर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, टेस्ट क्या होता है। कलर ब्राउन होता है, कलर आपका ब्राउन होता है, कलर आपका ब्राउन होता है। ऑर्डरलेस होती ही नहीं है, ऑर्डरलेस गैस होती है, गैस कह रहा हूं, ऑर्डरलेस सब्सटेंस होता है और साथ ही साथ टेस्टलेस भी होता है। क्या होता है बच्चों? टेस्टलेस भी होता है। समझ गए? क्या होता है? टेस्टलेस भी होता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। इतना तो हम लोगों ने कवर कर लिया, सिनोनिम हो गया, बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, जियोग्राफिकल सोर्स हो गया, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हो गई। जितना मैं बताता जा रहा हूं बच्चा उतना पढ़ते चलो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? जो जो मैं बताता जा रहा हूं उसको पढ़ते चलो। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? 50 से 53% सेलुलोज प्रेजेंट होता है, 20% हेमीसेलुलोज और बाकी का लिग्निन। ठीक है, क्या बात कर रहे थे हम लोग? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे थे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे थे। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बच्चों सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ठीक है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, हेमीसेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, हेमीसेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और लिग्निन प्रेजेंट होता है। अब प्रेजेंट तो होता है बट कितना कितना परसेंट प्रेजेंट होता है ये भी तो बड़ी बात है। तो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है 50 से 53%, 50 से 53% प्रेजेंट होता है। 20 से 25% आपका क्या प्रेजेंट होता है? 20 से 25% आपका हेमीसेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और लिग्निन प्रेजेंट होता है 11 से 12%। 11 से 12% आपका लिग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कितना प्रेजेंट होता है? 11 से 12 आपका लिग्निन प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद हम लोग जब इसको देखेंगे, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है आपका यूजेस की बात करें तो जूट को कहां पर यूज कर सकते हैं हम लोग? यार देखो, सबने देखा है जूट के बोरे देखे हैं, ठीक है। यूजेस used in preparation of bags, preparation used in preparation of bags, preparation of bags, ठीक है। employed in making clothes, employed in making clothes। समझ गए कि बैग्स बनाने में यूज करते हैं, क्लोथ्स बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कारपेट्स बनाने में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्लोथ्स कॉमा कारपेट्स, ठीक है। कारपेट आप लोग के घर में बिछी होती है, कारपेट्स
शादी में वो रेड कारपेट बिछाया होता है, तो उस टाइप का भी ये होता है। क्या होता है कि वहां पर भी प्रेजेंट होता है आपका जूट, या उसका यूज किया जाता है। बच्चों समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना फाइबर जिसमें होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेम्प। क्या बोलते हैं? हेम्प बोलते हैं। अगला क्या है हमारा? हेम्प। अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं हेम्प क्या होता है। हेम्प, ठीक है, चलो हेम्प। अब हेम्प को हम लोग क्या बोलते हैं? हेम्प को बच्चों हम लोग बोलते हैं मैरिजुआना। क्या बोलते हैं? हेम्प को हम लोग बोलते हैं मैरिजुआना। क्या बोलते हैं? मैरिजुआना, चरस, भांग, गांजा। ठीक है, सिनोनिम की बात करें अगर तो सिनोनिम मैरिजुआना, चरस, कमा, भांग। मैरिजुआना, चरस, भांग। क्या मैरिजुआना बोलते हैं, चरस बोलते हैं, भांग भी बोलते हैं, या उसको हम लोग गांजा भी बोलते हैं। क्या? गांजा, गांजा भी बोलते हैं। वो वाला गाना नहीं सुना है? गांजा गांजा। ठीक है, आ जाओ आगे। सिनोनिम्स की बात करते हैं बच्चों। तो सिनोनिम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं कि बायोलॉजिकल सोर्स ऑब्टेन कहां से होता है? तो ऑब्टेन होता है ये क्या? कैनबिस सटाइवम, क्योंकि ये कैनाबिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है इसका? कैनाबिस सटाइवम। क्या होता है? कैनाबिस सटाइवम, कैनाबिस सटाइवम। समझ गए? कैनाबिस सटाइवम इसका होता है। क्या होता है बच्चों? कैनाबिस सटाइवम बायोलॉजिकल सोर्स से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ये बेसिकली उस प्लांट का नाम है जहां से हम लोग हेम्प को ऑब्टेन करते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, आगे चलते हैं। फैमिली की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया कैनाबिनेसी फैमिली होती है। कौन सी फैमिली होती है? कैनाबिनेसी फैमिली होती है। फैमिली होती है आपकी कैनाबिनेसी, कैनाबिनेसी फैमिली होती है। समझ गए? कैनाबिनेसी फैमिली होती है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट बात कर लेंगे आपका जियोलॉजिकल सोर्स। जियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं? जियोलॉजिकल सोर्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? जियोलॉजिकल सोर्स, ठीक, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? तो ये जो प्रेजेंट होते हैं ये प्राइमरली इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, कहां पाया जाता है? ये प्राइमरली इंडिया में पाया जाता है, कनाडा, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। कहां कहां? कनाडा, इंडिया, चाइना, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहां प्रेजेंट होता है। कहां कहां प्रेजेंट होता है? कनाडा, चाइना, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। कहां कहां? कनाडा, चाइना, जर्मनी और स्विट्जरलैंड होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एक्चुअली में ना स्टाइलस का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ठीक है, आई थिंक ये टच सेंसिटिविटी पे चल रहा है इस वजह से। ठीक, स्विट्जरलैंड। समझ गए? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, यूज की बात करते हैं तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस, अस्थमा और कफ। ठीक है, एम्प्लॉयड इन ट्रीटमेंट ऑफ किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं हम लोग? अस्थमा के, अर्थराइटिस के और एम्प्लॉयड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अर्थराइटिस, अस्थमा
अर्थराइटिस और किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है बच्चों? और ये यूज किया जाता है कफ के ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये कफ से भी रिलीफ दिला देता है, कफ से भी रिलीफ दिला देता है। किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं इसको हम लोग? कफ के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन, किसमें यूज किया जाता है? इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सिगरेट पेपर्स। ठीक है, कई सारे बच्चे होंगे शाम को धुआं उड़ा रहे होंगे, सिगरेट पेपर्स में भी यूज किया जाता है, सिगरेट पेपर्स में भी यूज किया जाता है। समझ रहे हो बच्चों बात को कि नहीं समझ रहे हो? सिगरेट पेपर्स में भी इसका यूज किया जाता है। डन 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 डन। तो हेम्प को आप लोग कर दो ओके। और हेम्प हमने कवर कर लिया, हमने जूट कवर कर लिया, हमने कॉटन कवर कर लिया। ठीक है, ठीक। और यहां पर हमारे जो फाइबर वाला पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? फाइबर वाला जो पोर्शन है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हो बच्चों बात को कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? ओके, थोड़ा सा मुझे पानी पिलाने दो। हम्म हम्म हो गया। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या हेडिंग डालेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नेक्स्ट हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। ठीक, आगे चलो। चलो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं तो कौन कौन से प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और एंजाइम्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम्स होते हैं आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और एंजाइम्स ये होते हैं हमारे। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जिनको हम लोग प्लांट से डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन या सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्लांट। क्या होता है बच्चों? these are directly obtained or synthesized from plants. They are directly obtained or synthesized from plants. तो ये होते हैं हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, और ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। दे आर इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दे आर इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसमें इन्वॉल्व होते हैं? ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। समझ रहे हो बच्चों बात को कि नहीं समझ रहे हो? इसको आप लोग डायरेक्टली लिख लो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। क्या करोगे? इसको आप लोग डायरेक्टली लिख लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे चलेंगे और देखेंगे, अपनी हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में।
उसके बारे में हेडिंग डालेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हेडिंग डालेंगे। ठीक, आ जाओ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ये डन, आ जाओ। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक, डन। कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सबको पता है। पहला पॉइंट यही लिख लो, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या होता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है बच्चों? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है या पाया जाता है। ठीक है, अब ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं प्लांट में? ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय photosynthesis in plants. They are produced by photosynthesis in plants. समझ गए? ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने पहले ही बता दिया था आपको। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड movement and metabolism, also responsible for movement and metabolism, movement and metabolism, movement and metabolism। समझ रहे हो बच्चों बात को कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? ठीक, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मेटाबॉलिज्म की तरह यूज किया जाता है। इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट में हम लोग क्या कर लेते हैं? इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके प्राइमरी कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इतना जान लिया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज पर हम लोग आकर थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे। आगे क्या करेंगे? थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा टेस्ट होता है? मोलिस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, आयोडीन टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या होता है? बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, फेलिंग टेस्ट होता है, फेलिंग टेस्ट होता है, मोलिस टेस्ट होता है। ठीक है, मोलिस टेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, फेलिंग टेस्ट होता है, मोलिस टेस्ट होता है और कौन सा टेस्ट होता है? आयोडीन टेस्ट होता है। आयोडीन टेस्ट होता है। ठीक, ये सारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं। और बच्चों, अब मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? अब मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, फाइबर्स के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ फाइबर्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में पढ़ा। कुछ फाइबर्स के सब्सटेंसेस जैसे कि कॉटन हो गया,
जूट हो गया, और हम लोग ने हेम्प के बारे में भी पढ़ा, साथ ही साथ हमने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को भी पढ़ा और कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्टरी सेशन देखा। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। आज का लेक्चर होने के बाद मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट संडे को शाम को 7 बजे अपने ही चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा पे, और वहां से हम कुछ कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस जैसे कि अकेशिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसका सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स, और यहां से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप जो है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा आर्मी को यूट्यूब पर बड़ा करते रहो। साथ ही साथ हमारे शॉर्ट कंटेंट या रील कंटेंट अगर आपको देखने हैं तो वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, और बने रहो हमारे साथ क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा है आपके साथ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।